अगर नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी ताकत की बुनियाद पर मेजॉरिटी जो है लाकर बोले कि हाँ 91 एक्ट होगा, हम सिर्फ अमेंडमेंट करेंगे, काशी मथुरा निकाल देंगे, हम आगे बढ़ेंगे जब इंसाफ होगा। बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन को भूल जाए, ये इंसिडेंट्स तो ऐसे ही तो भूलना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं भूलना चाहिए क्योंकि अगर हम भूल जाएंगे तो फिर होगा। मेरे साथ जो मेरे हिंदू दोस्त थे, आज भी मैं उनको जानता हूँ सर, 2 दिन तक रोते रहे वो। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज तक। और न्यूज तक के अलावा भी आज का हमारा जो इंटरव्यू है वो हमारे बिहार तक चैनल पे देखा जा सकेगा, मुंबई तक जो मराठी में है और यूपी तक जो हिंदी में है, इन तमाम चैनलों पर ये इंटरव्यू देखा जा सकेगा। आज के मेरे मेहमान हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि जिनका परिचय सबको पता है, ये AIMIM के अध्यक्ष है। AIMIM ये नाम आपने बार बार सुना होगा, मैंने भी सुना है, लेकिन इसका फुल फॉर्म शायद हम में से सब लोगों को नहीं पता है। तो इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ओवैसी साहब, मेरे ख्याल से मैंने उच्चारण ठीक किया, गलत तो नहीं किया मेरे ख्याल से। तो इसका एक जो तर्जुमा है या इसका अनुवाद ये होता है कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल है फॉर द यूनिटी, या हिंदी में हम कहें अखिल भारतीय मुस्लिम एकता परिषद है। इसके ओवैसी साहब अध्यक्ष हैं। 4 बार से हैदराबाद से सांसद है, उसके पहले आप विधायक रह चुके हैं हैदराबाद से ही। तो अब आपकी जो पार्टी है ओवैसी साहब की पार्टी, ये अब तक सिर्फ हैदराबाद से भी बाहर अपने पैर पसार रही है। बिहार में भी चुनाव लड़ रही है पिछले 5 सालों से, और जगह भी महाराष्ट्र में भी अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो आज हम ओवैसी साहब से अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। तो ओवैसी साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज तक में, और हमारे तमाम तक चैनल्स के दर्शकों की तरफ से मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा सबसे पहला जो सवाल है आपसे, वो सवाल है कल जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस का जो फैसला आया, उस पर मैंने आपका रिएक्शन देखा। तो आपने ये कहा अंग्रेजी में कि ये एब्नॉक्शियस सा फैसला है, या मैंने जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसमें आपने कहा कि ये मुसलमानों का ह्यूमिलिएशन हुआ। एक बार 1992 में हुआ था और वापस दोबारा से ह्यूमिलिएशन हुआ। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो एक कोर्ट का फैसला है, बाकायदा कानून के तरीके से ये पूरा मामला चला और फिर कोर्ट ने फैसला दिया। ऐसे फैसले को ऑब्नॉक्शियस ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना कहां तक ठीक है? आप पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आपके डिजिटल चैनल पर आने की दावत दी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और यकीनन मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि मैं एक डिजिटल चैनल पर आपने मुझे मदऊ किया। आपका जो सवाल है मिलिंद साहब, वो उसका जवाब ये है कि देखिए 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया था और जस्टिस नरीमन साहब ने अपना ऑर्डर दिया था कि उसमें कॉन्स्पिरेसी चार्ज को लगाना चाहिए, और उसमें जस्टिस नरीमन साहब ने ये भी कहा था कि ये ऐसा इंसिडेंट है जो हमारे सेकुलरिज्म के फाउंडेशंस को हिला कर रख दिया था। पहला पॉइंट ये। दूसरा ये मिलिंद साहब की इस्माइल फारूकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमोलिशन को नेशनल शेम कहा। तीसरा ये है कि जो सिविल डिस्प्यूट का केस का जजमेंट आया था नवंबर पिछले साल, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेल प्लान्ड डिस्ट्रक्शन था एक रिलीजियस प्लेस का, और एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ था। ये 4 चीजें थी। अब आप 5वीं चीज ये है कि हम इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि 6 दिसंबर 1992 को जो लाखों की संख्या में लोग उस मुकाम पर जमा हुए, क्यों जमा हुए? इसलिए जमा हुए क्योंकि बीजेपी, RSS, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना सब मिलकर बोले हमको वहां पर शिलान्यास करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको परमिशन दिया था, और अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन नहीं देती तो शायद वो डिमोलिशन ना होता। जब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया तो उस वक्त की उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह वादा किया, लिख कर दिया कि हम आपको ये वादा कर रहे हैं कि हम मस्जिद की हिफाजत करेंगे। अब आप ये देखिए कि अडवाणी, VHP, बीजेपी, शिवसेना कॉल पर लोग आए। जब उनके कॉल पर लाखों की संख्या में लोग जमा हो गए, और फिर ये कहना कि भैया वो एक स्पॉन्टेनियस इवेंट था जिससे बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, ये कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर बाबरी मस्जिद जो थी कोई झोपड़ी नहीं थी, एक छोटा मोटा घर नहीं था। वो करीब 1 एकड़ के ऊपर एक पूरा बाज़ाब्ता उसकी बिल्डिंग थी। तो आप ऐसा जाकर तो नहीं तोड़ सकेंगे उसको। तो जाहिर है इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी हुई होगी, पूरा प्लान हुआ होगा, और दुनिया ने देखा, विजुअल्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं
कि कैसे वहां पर रस्सी के साथ पूरा सामान लाया गया था तोड़ने के लिए, और एक प्लेटफॉर्म पर ये तमाम लोग बैठे हुए थे, चाहे अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो। आप कोर्ट का ये कहना कि भाई ये स्पॉन्टेनियस था और कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये बात कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये बड़ा ही एरोनियस जजमेंट है। और मैंने ये भी कहा कि 1950 से जब से ये इसकी लीगल कार्रवाई शुरू हुई अब तक 2020 तक मुसलमानों से इंसाफ बाबरी मस्जिद के केस में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पहला पॉइंट तो यह है कि 1949 28-29 दिसंबर की रात में वहां पर मूर्तियां रखी गई। मैंने रात तक नमाज पढ़ी वहां पर जो कलेक्टर थे, डीएम साहब थे, नायर साहब, उनका काम यह था कि वो फौरन उस ट्रेसपास को, एंक्रोचमेंट को निकालते, नहीं निकाला, मस्जिद को बंद कर दिया। फिर आपने बाद में वहां पर पूजा पाठ शुरू कर दी, फिर मुसलमानों को आने का सवाल ही पैदा नहीं। उसके बाद ये केस चलता रहा। ट्रेसपास का एक एफआईआर भी हुआ, उसमें लिखा गया कि रात के अंधेरे में उसमें कूद कर रखा गया मस्जिद में। फिर अचानक राजीव गांधी जो है, आधे घंटे की हियरिंग में, उस जमाने में 30 पेज का ऑर्डर निकल जाता है बगैर मुसलमान साइड को सुने। और उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर था, तो 15 मिनट में टाइप 30 पेज कैसा हो सकता है कि वर्ल्ड फास्टेस्ट टाइपराइटर भी अगर तो नहीं कर पाएगा। आप वहां पर नहीं सुने। उसके बाद जज साहब ने अपनी किताब में लिखा, जस्टिस पांडे साहब ने लिखा कि मैंने ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि मेरे घर पर एक बंदर बैठा था और मैं उसको खाना दिया, नहीं खाया, फिर मेरे कोर्ट पर बंदर दिखा, और जब मैं घर वापस गया तो मेरे को ऑर्डर मिल गया, ताला आपने लॉक्स खोल दिए। राजीव गांधी ने वहां पर शिलान्यास करवा दिया। फिर 6 दिसंबर को ये तमाम सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बाद नरसिम्हा राव की सरकार, कल्याण सिंह की सरकार, आप मस्जिद को शहीद करवा देते हैं। और फिर उसके बाद सिविल कोर्ट का जजमेंट आता है और कल कोर्ट ये कहता है कि कॉन्स्पिरेसी नहीं है, स्पॉन्टेनियस था। तो ये सब चीजें क्या है? फिर ये बाबरी मस्जिद को फिर आखिर किसने तोड़ा? नहीं, ये आपका सवाल वाजिब है कि किसने तोड़ा, लेकिन आप ये मानेंगे कि कोर्ट के पास अगर सबूत नहीं है तो कोर्ट किसी को बिना वजह से तो सजा नहीं दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि उसके पास सबूत नहीं है, उसने जो सबूत पेश किए तो उसने कहा कि भाई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है, हमारे पास नेगेटिव नहीं है, अगर फोटो है तो या वीडियो है तो उसका फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है। तो मतलब कोर्ट तो ये नहीं कह सकता है ना कि वो बिना सबूत के तो किसी को सजा नहीं मिल सकती है। बिल्कुल सही है, हम भी यही मानते हैं आपकी बात को। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि फॉरेंसिक एविडेंस, जैसा जज साहब ने कहा कि फॉरेंसिक एविडेंस सही नहीं था। भाई जो आई विटनेसेस थे, जो लोग वहां पर थे, जो आपके मीडिया के फ्रेटर्निटी के लोग, जो अपनी जान को खतरे में डालकर भी कोर्ट में जाकर कहा कि हम चश्मदीद गवाह हैं, हमने देखा कि ये सब चीजें हुई, प्रोवोकेटिव स्पीचेस हुए, लोग तैयारी से आए थे और लोग ने वहां पर जाकर मस्जिद को शहीद किया। अच्छा, दूसरा पॉइंट, जो अडवाणी की सिक्योरिटी में जो पुलिस के ऑफिसर्स थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वो भी अपने करियर की परवाह किए बगैर, प्रॉस्पेक्ट्स के, वो जाकर कोर्ट को बताए। आप उसको भी डिसरिगार्ड करते हैं। तीसरा, कोर्ट के सामने ये बात रखा गया कि एक विटनेस ने जाकर कहा कि कल्याण सिंह ने हमसे कहा कि कंस्ट्रक्शन पर रोक है, डिस्ट्रक्शन पर रोक नहीं है। तो इतने एविडेंसेस हैं, इतने सब चीज हैं जिसको ऑनरेबल जज ने बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया और उसके आप आगे बढ़ गए और आपने कहा कि कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, स्पॉन्टेनियस इवेंट था, वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये कैसा रोकने की कोशिश कर रहे थे आप लोग? जब आपके बुलाने पर लोग आते हैं तो भाई आप जब उनको बुलाए तो यकीनन आप पूरी तैयारी करके आए। तो ये जजमेंट बड़ा ही गलत जजमेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इसकी अपील करेगी। और अगर सीबीआई अपील नहीं करती मिलिंद साहब, तो मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं जहां सीबीआई ने अपील नहीं किया। आप देखिए, हैदराबाद में मक्का मस्जिद का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहां पर सीबीआई ने एक ऐसे आदमी को लॉयर बनाया जो जिंदगी में कभी फॉरेंसिक का केस लड़ा नहीं, वहां पर एक्यूज डिस्चार्ज हो गए, आप अपील नहीं करते। दूसरा, अजमेर दरगाह का बॉम्ब ब्लास्ट, उसमें भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक लड़का मारा गया, उसमें भी 2 आरएसएस के लोग, कन्विक्शन आया, मगर आप कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया तो आपने अपील नहीं करते। तीसरा, समझौता ब्लास्ट, उसमें भी अपील नहीं करते, कई लोग उसमें 50-60 लोग की मौत हो गई। अब आप ये देखिए कि 2G का केस आया, क्योंकि उसमें डीएमके के पूरे लीडर्स हैं, अपील कर रहे हैं आप। तो भैया फिर आप ये सिलेक्टिव क्यों कर रहे हैं अपील? हम चाहते हैं अपील करिए, इंसाफ हो। भाई देश जानना चाहता है
कि जब बाबरी मस्जिद से पहले अडवाणी साहब की रथ यात्रा जहां कहीं गई, वहां पर हिंदू मुसलमानों का खून हुआ, तबाही बर्बादी हुई। अरे भाई, जो मरने वालों को तो क्लोजर मिलना चाहिए। फिर बाबरी नहीं तो मस्जिद। जी जी। जी ओवैसी साहब, आप जो बात कह रहे हैं ये मैं मतलब ये आपका पक्ष है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, अगर कल आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका बयान आया। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई सजा नहीं मिली और क्लोजर नहीं मिल रहा है। जो आदित्यनाथ जी है, इनका बयान आया कि ये जो बीजेपी के लीडर्स थे, आरएसएस के लीडर थे, इनको फ्रेम किया गया था, एक षड्यंत्र था, कांग्रेस ने इनको एक झूठे केस में फंसाया था और आज उनको न्याय मिला है। तो ये एक दूसरा भी पक्ष है, जो आप कह रहे हैं एक तरफ से कि भाई जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा नहीं मिली, और जिन लोगों पर आरोप था उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इनको झूठे षड्यंत्र में फंसाया, इतने साल तक 28 साल तक हमको झूठ मूठ में बदनाम किया गया। नहीं, योगी आदित्यनाथ का जो मामला है वो सिर्फ सेलेक्टिव याद रखते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ के जो महंत थे उनसे पहले और उनसे पहले, उन्हीं के तो शुरू करदा चीजें हैं पूरी ये, उन्हीं ने तो शुरू किया पूरा मसला ये। और आप ये देखिए कि अडवाणी साहब का कल का स्टेटमेंट अंग्रेजी में कहा कि राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट हैज बीन विंडिकेटेड। अपनी किताब में लिखते हैं कि डेमोलिशन मेरी जिंदगी का सबसे गमगीन गिनता सैडेस्ट डे था। यानी किताब में एक बात और कल एक बात आप लिखते हैं, तो क्या पैगाम दे रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात योगी आदित्यनाथ ये बोल रहे हैं कि एक भगवान गोयल नामी शख्स है जो नॉर्थ इंडिया का उस वक्त शिवसेना का चीफ था, अब बीजेपी में आ गया, वो कल कोर्ट को जाता है, अंदर जाने से पहले मीडिया वाले पूछते तो बोलते हैं मैंने तोड़ा मस्जिद को, मुस्कुरा कर निकलता है। अब आप बताइए कि फिर ये इनको फ्रेम नहीं किया गया था। तीसरी बात, योगी आदित्यनाथ के उस बयान को रिबर्ट करने के लिए, भाई 98 में अडवाणी होम मिनिस्टर बने, क्या होम मिनिस्टर सीबीआई नहीं आती? 99 से 2004 तक अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, तो फिर आपने क्या किया उसमें? फिर यही मोदी सरकार 2014 से अब तक 2 इलेक्शन जीत गए। इसी मोदी सरकार ने हमारे मुल्क का सेकंड हाईएस्ट सिविल ऑनर अडवाणी के ऊपर क्रिमिनल चार्ज था, आपने उनको दे दिया। तो ये इसी सर, अब जो आप बात कह रहे हैं, इसी सरकार में तो 2017 में फैसला आया ना कि केस वापस खुलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, तो ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि सीबीआई का जो अपील पहले से चल रही थी उस पर फैसला दिए। ना देखिए, मैं आपको जो पॉइंट बताना चाह रहा था लीगली, आपको एक पॉइंट में बताना फिर से चाह रहा हूं कि कॉन्स्पिरेसी का चार्ज इसमें किसने लगाया? सीबीआई ने लगाया? नहीं, सीबीआई ने तो कॉन्स्पिरेसी का चार्ज ड्रॉप कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, जजमेंट के ऊपर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा। और हद तो ये हो गई कि ये डेमोलिशन का 2 एफआईआर हुए और दोनों एक एक मुख्तलिफ मुकामात पर, और बीएसपी सपा की पार्टी रही, वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। इतने ईमानदार, इतने मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले समाजवादी बीएसपी का एक नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, तो सीबीआई ने कॉन्स्पिरेसी का चार्ज ड्रॉप करे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको एक जगह चलाओ और कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाओ। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नरीमन साहब ने कहा कि दिस इज एन इंसिडेंट व्हिच टुक द फाउंडेशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेसी। तो ये बीजेपी का ये बोलना, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई, मेरा मानना यह है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वायलेंस में इंडल्ज करेगी तो उसको इनाम मिल रहा है। आज आप इनको एक्सोनरेट कर रहे हैं, तो फिर देश को क्या पैगाम दे रहे हैं? देश को क्या? ओवैसी साहब, ये जो मसला है, ये जो बाबरी मस्जिद का, आप भी देखिए काफी करीब से, मैंने भी अपनी जिंदगी में काफी करीब से देखा, क्योंकि 1992 में जब दंगे शुरू हुए थे तो मैं मुंबई में रिपोर्टिंग करा करता था, और जो दंगे हुए थे भिंडी बाजार में, मोहम्मद अली रोड, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे दंगे फैले थे। तो ये मेरे करियर की शुरुआत की घटना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या अब आपको नहीं लगता है, जब 2 मामले थे अलग अलग, एक तो सिविल केस था कि वो टाइटल, वो जमीन किसकी है, और दूसरा ये जो एक क्रिमिनल केस था, इन दोनों पर एक तरह से फैसला आ चुका है। तो अब ऐसा मतलब क्या मुसलमान समाज जो है, मुस्लिम समाज है, इसको स्वीकार करके आगे नहीं बढ़ सकता? बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, जो पीछे हुआ अब इस पर एक लीगल प्रोसीजर से मामले का क्लोजर हो चुका है, फैसला आ चुका है, तो इसको स्वीकार करके क्या आप आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं सर, आगे तो उस वक्त हम आगे बढ़ेंगे जब इंसाफ होगा। इतने लोग जो मारे गए, जो मर गए, जिनको हिंदू हो या मुसलमान हो, इसमें इंसानियत का खून हुआ, उनको तो क्या जवाब मिला है? उनको तो कोई जवाब नहीं मिला है। और ये जो बात कहते हैं कि भूल जाओ, आगे बढ़ो, सर कहां 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 आगे बढ़ेंगे सर? आज अगर आप मुझसे पूछेंगे, बहैसियत एक भारत के मुसलमान के, मुझे फख्र है कि मैं इस देश का फर्स्ट सिटीजन हूं,
भाई मैं कहाँ किधर जाऊंगा, मैं बताइए ना भाई, आप मुझे हिलने नहीं दे रहे हैं। और मैं उठूंगा भी कहाँ के भाई, अगर समंदर का जो एबिस है वहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, आप कहाँ उठेंगे, कहाँ हिलेंगे? आप क्या क्या भूल जाएंगे? गांधी के असैसिनेशन को भूल जाए, बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन को भूल जाए, सिखों के जेनोसाइड को भूल जाए, मुंबई के आप जो राइट्स 92 के दिसंबर, 93 जनवरी के बॉम्ब ब्लास्ट के, गुजरात 2002, अरे सर ये इंसिडेंट्स तो ऐसे हैं जो भूलना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं भूलना चाहिए क्योंकि अगर हम भूल जाएंगे तो फिर होगा। तो मैं नहीं समझता कि जब तक सही मानों में इंसाफ होगा, मैं तो नहीं भूलूंगा। हाँ, कोई और भूल जाए तो भूल सकता है, क्योंकि मेरे सीने में धड़कता हुआ दिल है। मैं अच्छे बुरे की तमीज कर सकता हूं। मैं अपनी जवानी में, जब ये 6 दिसंबर हुआ था, मैं लंदन में पढ़ रहा था, और मेरे साथ जो मेरे हिंदू दोस्त थे, आज भी मैं उनको जानता हूं सर, 2 दिन तक रोते रहे वो, 2 दिन तक रोते रहे। और मैं अपने आप इतना ह्यूमिलिएशन फील किया, एक हेल्पलेसनेस फील किया। आज वही मैं फील कर रहा हूँ कि भाई मैं अपने आप सवाल कर रहा हूँ, भाई फिर ये मस्जिद को किसने तोड़ा? जितने लोग यहाँ पर जमा हुए और सब लीडर्स लोग, इनके बुलाने पे लोग आए, और आप उनको ही छोड़ देते हैं और वो लोग मुस्कुरा के निकल जाते हैं, तो भाई फिर मेरे इंसाफ का क्या हो गया? मैं तो खाली मेरे मुंह खुला है, हाथ खुला है, मैं देख रहा हूँ कि भाई ये तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। जी ओवैसी साहब, अब मैं थोड़ा दूसरे विषय पर मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन आप जो चूंकि अदालत पर सवाल उठा रहे थे, तो कल इसी देश की मथुरा की एक अदालत ने एक जो अर्जी लगाई गई थी कि भाई यहाँ पर मस्जिद को हटा दिया जाए, श्री कृष्ण जन्मभूमि क्यों, उसको खारिज कर दिया उस अपील को, ये कहकर कि भाई ये नहीं हो सकता है। तो मतलब आप अगर देखें कि कानून नहीं होता, अगर जो 1991 का कानून है या जो समझौता हुआ है मथुरा को लेकर, तो वो फैसला तो आया ना कल कोर्ट की तरफ से। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोर्ट का फैसला। हमारे एक और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसी इसी लॉ को जी चैलेंज करते हुए, जी चैलेंज कर रही है। तीसरी बात यह कि कल के फैसले के बाद जो 32 एक्यूज को कोर्ट ने रिहा कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया, वो बरी हो गए, तो बाहर निकलकर सबने कहा कि अब काशी मथुरा बाकी है। और आप में से सवाल करेंगे नहीं ये लॉ है, ये लॉ बिल्कुल सही है, क्योंकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद सिविल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको 91 एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया। मगर एक बात याद रखिए, अगर कल नरेंद्र मोदी की सरकार, कल तक हम ये समझते थे कि 370 कश्मीर का हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं जाएगा, मगर कल अगर नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी ताकत की बुनियाद पर मेजोरिटी जो है कल लाकर बोले कि हाँ 91 एक्ट होगा, हम सिर्फ अमेंडमेंट करेंगे, काशी मथुरा निकाल देंगे, क्या करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी मिलन साहब के पास आकर लड़ेंगे, डिबेट करेंगे, पार्लियामेंट में हम अच्छी तकरीर करेंगे, आप भी बोलेंगे, मगर उनके आज क्या बीजेपी ये खुलकर कह सकती है कि काशी मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है? ये बात तो कही है आरएसएस के जो मोहन भागवत है प्रमुख है, उन्होंने ये कहा है कि अभी हमारे एजेंडे में तो ये नहीं है, ये तो कह चुके इस फैसले के बाद, लगातार बयान आए हुए इस तरह से। ये देखिए, ये बड़ी लच्छेदार गुफ्तगू होती है कि अभी नहीं है, कल हो जाएगा। देखिए, बाबरी मस्जिद का मसला राम मंदिर का कब उठा? इतने बड़े बड़े हिंदू समाज के लीडर थे, मालविया, बाल गंगाधर तिलक, आपके के मुंशी, महात्मा गांधी, ये तो सेकुलर लीडर भी थे, मगर हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे। कभी इनके दिमाग में नहीं आया राम मंदिर। 1960 में जब विश्व हिंदू परिषद बनी, उसके बाद शुरू हुआ राम मंदिर, और बीजेपी ने राम मंदिर को अडॉप्ट किया पॉलिटिकल पार्टी पालनपुर में। तो इनका एक प्रोसेस है, ये कभी भी अभी नहीं बोलेंगे, ये पूरा माहौल तैयार करेंगे, पूरा सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद ये लोग शुरू करेंगे। अगर आप मेरे को बोलेंगे नहीं इनके एजेंडे में नहीं है, मैं आपकी बात यकीन नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि इनके एजेंडे में है, ये इतनी जल्दी नहीं करेंगे, वक्त का इंतजार करेंगे, माहौल बनाएंगे और फिर शुरू करेंगे उसको।